हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमने शुरू की हुई अपनी 7th यूनिट यानी कि टॉर्जन। टॉर्जन के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे टॉर्क के बारे में, ट्विस्टिंग मूवमेंट के बारे में, ट्विस्टिंग मूवमेंट टॉर्जन के बारे में हमने बात की थी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड उसके बाद बात की थी टॉर्जन के बारे में। और लास्ट हम बात कर रहे थे हमारे लेक्चर के अंदर टॉर्जन और टॉर्क दोनों के बीच डिफरेंस के बारे में कि टॉर्क और हमारे टॉर्जन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो काफ़ी तरह के डिफरेंस होते हैं जो हमने बात की थी कि अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मेनली बात कर लेते हैं शॉर्ट में, कि अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क को जो हम मेजर करते हैं, टॉर्क की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर के अंदर। लेकिन हमारी जो टॉर्जन होती है, टॉर्जन की किसी भी प्रकार की फिजिकल यूनिट नहीं होती, उसको हम जस्ट डिग्री या फिर रेडियन के अंदर मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर बात करते थे कि टॉर्क है, टॉर्क को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन टॉर्जन को हम मेजर नहीं कर सकते। और जो हमारी टॉर्क है, टॉर्क कब अप्लाई होती है? इट अकर्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, हमें मिलती है। लेकिन जब हम टॉर्जन की बात करेंगे तो टॉर्क कब प्रोड्यूस होगी? जब हमें टॉर्क मिलेगी। तो ये क्या थे? कुछ मेन डिफरेंस थे जो हमने बात की थी टॉर्जन और टॉर्क के बीच में। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक अपना, वो है टॉर्जन इक्वेशन। तो टॉर्जन इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो हम कुछ अजम्पशंस होती है, कुछ थ्योरीज होती हैं, उन अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं टॉर्जन इक्वेशन के अंदर। तो टॉर्जन इक्वेशन के अंदर जो अजम्पशंस रहेंगी, ठीक है, टॉर्जन इक्वेशन के अंदर हम बात करेंगे इक्वेशन निकालने से पहले, डेरिवेट करने से पहले अजम्पशंस के बारे में। कौन कौन सी अजम्पशंस है टॉर्जन के रिलेटेड? तो सबसे पहली है कि द मटीरियल ऑफ द शाफ्ट, कि जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे शाफ्ट के लिए वो क्या होना चाहिए? होमोजीनियस और आइसेंट्रोपिक। वो होना चाहिए आइसोट्रोपिक। द मटेरियल ऑफ शाफ्ट, द मटेरियल ऑफ शाफ्ट शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, कि जो भी हमारा मटेरियल है शाफ्ट का वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए जो हम यूज करेंगे टॉर्जन के इक्वेशन के लिए। हमारा जो भी मटेरियल होगा, मटेरियल यानी कि शाफ्ट का जो मटेरियल होगा जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे टॉर्जन का, टॉर्क का, वो क्या होना चाहिए? होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या रहना चाहिए? यूनिफॉर्म रहना चाहिए हमारी शाफ्ट का। द क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट यूनिफॉर्म, कि जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है या फिर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं शाफ्ट की, वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। किसके अंदर? टॉर्जन इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नॉट इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट डज नॉट एक्सीडेड, कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है जो हमारी शाफ्ट के अंदर इंड्यूस होती है वो क्या होती है? डज नॉट एक्सीड, हम उसको एक्सीड नहीं कर सकते शाफ्ट के अंदर। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस induced in the shaft does not exceed, कि हमको जो हम शाफ्ट के अंदर हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है हम उसको क्या नहीं करना चाहिए? एक्सीड, मतलब और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए हमारी शियर स्ट्रेस को। अगर हम बात करें आगे और क्या लिख सकते हैं? द शाफ्ट इज स्ट्रेट एंड सर्कुलर, जो भी हमारी शाफ्ट है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट एंड सर्कुलर होनी चाहिए, ठीक है, सर्कुलर होनी चाहिए। और लेंथ रिमेन सर्कुलर आफ्टर लोडिंग, और आफ्टर लोडिंग यानी कि जब हम लोड अप्लाई कर देंगे हमारी सर्कुलर शाफ्ट पे तो भी उसकी लेंथ क्या रहनी चाहिए? सर्कुलर क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? द शाफ्ट शुड बी स्ट्रेट एंड सर्कुलर। द शाफ्ट इज स्ट्रेट एंड सर्कुलर, कि जो भी हमारी शाफ्ट है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? सर्कुलर इन सेक्शन के अंदर क्या होनी चाहिए? सर्कुलर होनी चाहिए। और रिमेनिंग जैसे भी मतलब उसका लेंथ है
वो सेम रहना चाहिए जब हम आफ्टर लोडिंग यानी कि जब हम लोड करेंगे उसके ऊपर हमारी शाफ्ट के अंदर जो हमारी सर्कुलर शाफ्ट है उस शाफ्ट पे जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने के बाद भी हमारी लेंथ क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, यानी कि लेंथ के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए। किसके अंदर, जो हमारी शाफ्ट रहेगी टॉर्जन की इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और द शाफ्ट इज अंडर प्योर टॉर्जन, और जो भी हम शाफ्ट यूज करेंगे वो भी क्या होनी चाहिए, प्योर टॉर्जन। द शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्जन, जो हमारी शाफ्ट होगी वो भी क्या होनी चाहिए, प्योर टॉर्जन होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, कुछ मेन आप बोल सकते हैं अजम्पशंस हैं। किसकी अजम्पशंस है, जो हमारी टॉर्जन इक्वेशंस आएगी। टॉर्जन इक्वेशन अभी हम डेरिवेट करेंगे, उससे पहले हम बात कर रहे हैं अजम्पशंस के बारे में। तो अजम्पशंस देखिए, द मटेरियल ऑफ शाफ्ट शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, कि जो भी हमारा मटेरियल है शाफ्ट का, जो भी हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट का मटेरियल क्या होना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमने क्या बात की, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट यूनिफॉर्म, जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट डज नॉट एक्सीड, कि जो हम मैक्सिमम शाफ्ट के जो हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यूज करते हैं हमारी शाफ्ट के अंदर, हम उसको एक्सीड नहीं करना, यानी कि और एक्सटेंड नहीं करना चाहिए हमारी टॉर्जन इक्वेशन के अंदर, मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट द शाफ्ट इज स्ट्रेट एंड सर्कुलर इन सेक्शन, जो भी हमारी शाफ्ट होगी वो सर्कुलर और स्ट्रेट होनी चाहिए। जब हम उस पे ऊपर लोड अप्लाई कर देंगे कि आफ्टर लोडिंग डज नॉट चेंज, यानी कि जो भी उसकी लेंथ है वो सेम रहनी चाहिए। लोड अप्लाई करने के बाद उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट द शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्जन, जो भी हमारी शाफ्ट रहेगी वो शाफ्ट क्या रहेगी, प्योर टॉर्जन, यानी कि हमारी शाफ्ट के ऊपर जो टॉर्जन होगी वो क्या रहेगी, प्योर टॉर्जन। प्योर टॉर्जन के बारे में आपको बताया था कि प्योर टॉर्जन कौन सी होती है, कि जब टू इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट्स, जो हमारे टर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, जब हम इक्वल एंड अपोजिट टू टर्निंग मूवमेंट्स अप्लाई करते हैं हमारी शाफ्ट पे, तो उसको हम बोलते हैं प्योर टॉर्जन। वो हमारी क्या कहलाती है, प्योर टॉर्जन, वो जो हमने बात की थी हमारे लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये तो आपको पता लगा अजम्पशंस के बारे में कि टॉर्जन की अजम्पशंस क्या है। अब हम शुरू करते हैं मेन जो हमारी रहेगी टॉर्जन इक्वेशन, कि किस तरह से हम निकालते हैं टॉर्जन इक्वेशन को, डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं टॉर्जन इक्वेशन। ये हमारी क्या रहेगी, अजम्पशंस, या फिर बोल सकते हैं जो हमारी अजम्पशंस हैं, जो अपवाद हैं। जब भी हम कोई डेरिवेशन निकालते हैं या फिर कोई भी इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी टॉर्जन इक्वेशन। तो टॉर्जन इक्वेशन को निकालने से पहले, यानी कि डेरिवेट करने से पहले, हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर शाफ्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे एक सर्कुलर शाफ्ट को ड्रॉ। तो सर्कुलर शाफ्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कुलर शाफ्ट। मान लीजिए इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर शाफ्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या रहेगी, एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। ये हमारी सर्कुलर शाफ्ट है, यहां से बना देते हैं, ये हमारा क्या है, सेंटर लाइन। ये हमारी क्या है, सेंटर एक्सिस, जा बोल सकते हो सेंटर लाइन। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा ये वाला एंड है, आपके हमें क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर शाफ्ट है। सर्कुलर शाफ्ट के अंदर क्या है, दो एंड है, वन एंड सेकंड एंड, दो एंड है। एक एंड तो क्या है, फ्री है, लेकिन जो दूसरा एंड है, मान लीजिए ये दूसरा एंड है, इस एंड को मान लीजिए ये हमारा एंड क्या है, ये एंड हमारा क्या है, ये फिक्स है। दो एंड है, हमारी शाफ्ट है सर्कुलर शाफ्ट के दो एंड है, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। इसके ऊपर क्या है, जब हम टॉर्जन अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए जब हम टॉर्क अप्लाई करेंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट करवाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे C। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा, C पॉइंट। तो C पॉइंट से क्या है, इस तरह से मूवमेंट हमारी क्या लग रही है, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट हो रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसी एंगल ऑफ ट्विस्ट की, कि किस तरह से वो एंगल ऑफ ट्विस्ट हो रहा है। ये इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट हो रहा है ये चीज का, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल। एंगल कैसे होगा, जब हम
इक्वल और अपोजिट दोनों साइड से हमारी सर्कुलर शाफ्ट है, दोनों साइड से इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ट्विस्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि रोटेट करना शुरू करेगा। तो इस पे ट्विस्टिंग मूवमेंट लगेगा, ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से ये क्या होगा, एक अपोजिट इस तरह से रोटेट करेगा, इसको आगे ये इस तरह से, तो इसके अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा। हमने उसी टॉर्जन इक्वेशन को, उसी टॉर्जन को डेरिवेट करना है, तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, मान लीजिए सी है पॉइंट, यहाँ पे जो लग रहा है ये मान लीजिए आपका थीटा है, जो एंगल बना है बीच में वो एंगल हमारा क्या है, थीटा। जो हमारी टॉर्क है वो इस तरह से अप्लाई हो रही है यहाँ पे भी, और इस साइड भी टॉर्क अप्लाई हो रही है हमारी अपोजिट साइड, यानी इस तरफ तो ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा ठीक इस तरफ, ये यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, वो नीचे की तरफ, इस तरह से दोनों तरफ से क्या टॉर्क अप्लाई हो रही है। हमारा ये बन रहा है डी डैश, ये डी डैश कहलाएगा, ये कहलाएगा डी, एक हमारा डी पॉइंट होगा, एक हमारा कहलाएगा डी डैश, और जो हमारी ये लेंथ रहेगी, ये लेंथ हमारी होगी एल, इस लेंथ को हम क्या बोल देंगे, एल लेंथ। तो देखिए हमने अभी क्या किया है, सिंपल अभी टॉर्जन इक्वेशन के अंदर हमने एक सर्कुलर शाफ्ट को ड्रॉ किया है, ये हमारी क्या है, सर्कुलर शाफ्ट है, ये सर्कुलर शाफ्ट यानी कि एल मतलब इतनी लेंथ है सर्कुलर शाफ्ट की, एक एंड इसका फ्री है, तो एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। हम अप्लाई करेंगे जब ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो इसके अंदर जो चेंज आएगा वो हमने लिख लिया एंगल ऑफ थीटा, इसको सॉरी एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो कि आपको आपकी डेफिनेशन के अंदर लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, जिस एंगल पे वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है उस एंगल को बोल देते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो अब हम शुरू करते हैं, लेट हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट कंसीडर ए शाफ्ट, लेट कंसीडर ए शाफ्ट। मान लीजिए आपके पास, आपने क्या माना है, लेट कंसीडर ए शाफ्ट, हमारे पास एक शाफ्ट है ऑफ लेंथ, कितने लेंथ की है, शाफ्ट ऑफ लेंथ एल, कि हमारे पास एक शाफ्ट है जिस शाफ्ट की लेंथ क्या है, हमने मान ली कि वो लेंथ हमारे पास एल है, उसका एक एंड फिक्स है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ठीक है। यही हमने अभी तक किया है, आपको डायग्राम में भी यही बताया है कि हमारे पास, हमने मान लिया कि हमारे पास एक शाफ्ट है, उसकी लेंथ एल है, दो हमारे एंड है शाफ्ट के, एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है, ये हमने यहां तक लिखा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो टॉर्क है यानी कि जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, टॉर्क है, वो हम अप्लाई करवा रहे हैं हमारे फिक्स एंड पे। टॉर्क को हम अप्लाई कहां पे करवा रहे हैं, हमारे फिक्स एंड पे हमारे टॉर्क को अप्लाई कराएंगे। तो अब हम मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएगी, तो लेट टॉर्क, सबसे पहले आएगी टॉर्क या फिर बोल सकते हो ट्विस्टिंग मूवमेंट, टॉर्क बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसको पता है आपको, हम डिनोट करते हैं टी के साथ। इसी तरह हमारे पास दूसरा और क्या बचेगा, और हमारे पास आ जाएगी रेडियस ऑफ शाफ्ट, तो रेडियस ऑफ शाफ्ट यानी कि इसको हम डिनोट कर देंगे आर के साथ, कि हमारा जो सर्कुलर सेक्शन है हम इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारे पास जो टॉर्क है वो हमने मान ली टी है, जो इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ शाफ्ट क्या है, वो हमारे पास आर है। इसी तरह हमारे पास जो लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ शाफ्ट, वो हमारी बन जाएगी एल, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा थीटा, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ शाफ्ट, तो लेंथ ऑफ शाफ्ट हमारे पास आ जाएगी एल, उसके बाद एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो ट्विस्ट का एंगल आ जाएगा हमारे पास थीटा। और हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, और देखिए और क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस हमें दी हुई है, शियर स्ट्रेस, ये हम सब क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं एफ एस, ये हमारे पास क्या होती है, शियर स्ट्रेस। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी हमें दी है उसको हम मानते हैं जी के साथ। आपको बताया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि इट इज ए रेशियो बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, डिनोट हम करते हैं उसको जी के साथ। तो ये हमने मान लिया कि हमारे पास है, लेट कंसीडर कि टॉर्क हमारी टी हो जाएगी, रेडियस ऑफ शाफ्ट आर होगा, लेंथ ऑफ शाफ्ट हमारी एल कहलाएगी, जो हमारा एंगल लेंथ हो जाएगी, एंगल ऑफ ट्विस्ट हम बोल देंगे थीटा को, उसी प्रकार शियर स्ट्रेस हमारी एफ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारी आ जाएगी
जी सॉरी हाँ जी हमारे पास क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले शियर स्ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ बटा में चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ। जब भी हम शियर स्ट्रेन की बात करेंगे तो शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ देखिए कितनी आई है, चेंज इन लेंथ है डी डैश डिवाइड बाय में जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास सी डी, यही लेंथ थी। जब हम बात करेंगे हमारी ओरिजिनल चेंज इन लेंथ का, तो चेंज इन लेंथ आई है हमारी ये वाली लेंथ डी डैश डिवाइड बाय में डी, और जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है, दी हुई है सी डी, ओरिजिनल लेंथ हमारी सी डी है, लेकिन जो चेंज आया है लेंथ के अंदर वो हमारा कितना है डी डैश, वो डी डी डैश हमारे पास लेंथ आएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी डैश इज डिवाइड बाय में सी डी, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी डी की हमें लेंथ का पता है, डी डैश डिवाइड बाय में सी डी, यानी कि लेंथ हमें पता है, एल से डिनोट करते हैं। तो जब हम इसको करेंगे tan phi, हम phi का यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी tan phi। ये हमारा जो एंगल यहाँ पे बन जाएगा वो हो जाएगा phi। जो एंगल क्रिएट हो जाएगा उस एंगल को हम बोल देंगे, जो हमारी शियर स्ट्रेन आ जाएगी वो क्या रहेगी, tan phi। tan phi हमारे पास क्या आ जाएगी, शियर स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, डी डी एल डैश एल भी लिख सकते हो, tan phi भी लिख सकते हो। इसी तरह अब हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। यहां तक देखने के बाद अब हम यहां पे बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के अंदर हम बात करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि जो हमारी लेंथ है उसकी जो आर्क तैयार हो रही है, जो आर्क हुई है वो किस तरह से होगी, यानी कि जो डी डैश है हमने निकालना है ये वाला, हमें एल का पता है, हमने निकालना है डी डैश। जो ये आर्क बनी है इस आर्क को हमने निकालना है, तो फाइंड आउट करने के लिए, आर्क को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ डी, यानी कि ये हमारी ओ है, ओ डी मल्टीप्लाई, ओडी को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ओडी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे थीटा के साथ, ओडी मल्टीप्लाई में थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओडी यानी कि रेडियस हो जाएगा, तो आर मल्टीप्लाई थीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई थीटा, आर मल्टीप्लाई में थीटा। देखिए हमने क्या किया है, यहां तक आपको पता लगा था कि किस तरह से शियर स्ट्रेन निकाली। यहां पे हमने क्या किया, हमने निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क यानी कि डी 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 डैश। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओडी, ओडी मल्टीप्लाई में हम कर देंगे इसको थीटा के साथ, यानी कि जो हमारी ओडी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थीटा के साथ, तो हमारे पास जो हम लिख देंगे आर मल्टीप्लाई में थीटा। अब हम फाई है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डी डैश डिवाइड बाय में एल, यही होता है डी डैश डिवाइड बाय में एल, हमें पता है फाई के अंदर इज इक्वल टू, उसके अंदर इक्वल हो जाएगा हमारा आर थीटा, मल्टीप्लाई है आर थीटा, और डिवाइड बाय में इसके भी नीचे क्या आ जाएगा एल। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया कि जो हमारा डी डी है यानी कि लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क भी हमारे आ जाएगी एल के नीचे। इसी प्रकार जो हमारा आर थीटा होगा वो भी पूरी जो हमारी शाफ्ट है उसकी लेंथ के क्या रहेगा अनुपात में, वो लेंथ क्या रहेगी नीचे आ जाएगी, यानी कि आर थीटा डिवाइड बाय में आ जाएगा एल, हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1। तो यहां से हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम निकालेंगे शियर स्ट्रेस, अब हम निकालेंगे शियर स्ट्रेन, जो हमें शियर स्ट्रेन है तो शियर स्ट्रेन, लेकिन हमें पता है ये तो हमने चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ की, एक शियर स्ट्रेंथ हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं जब हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का पता हो। तो फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालेंगे तो शियर स्ट्रेस निकालेंगे, शियर स्ट्रेस हमारे पास आ चुकी है, शियर स्ट्रेस हमारी क्या है फाई, शियर स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेन हमारी फाई होगी, शियर स्ट्रेस को हम एफएस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने एफ लिखा था। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम किसके साथ लिखते हैं, जी के साथ। फाई की वैल्यू हमें पता है, फाई की वैल्यू कितनी है, आर थीटा बटे में एल। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफएस डिवाइड बाय में, एफएस हमारा डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, एफएस डिवाइड बाय में जी तो है, इज इक्वल टू एफएस डिवाइड बाय में जी थीटा, एफएस डिवाइड बाय में जी आर थीटा
डिवाइड बाय में एल, ये ऐसा होगा एफ एस डिवाइड बाय में जी है यानी कि फाई है, तो ये फाई की वैल्यू है, इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं आर थीटा एल है, आर थीटा को एल थीटा लिखते हैं। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ एस डिवाइड बाय में आर नीचे आ जाएगा, एफ एस डिवाइड बाय में आर इज इक्वल टू जी थीटा एल, जी थीटा एल। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं हमारी इक्वेशन को, हमारी जो इक्वेशन बनेगी एफ एस की, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है एफ एस, ठीक है। जब हम एफ एस निकालेंगे तो एफ एस इस तरह लिख लेंगे, यानी जो हमारा एफ एस है वो आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास आर जी थीटा एल। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं हमारी शियर स्ट्रेस जब हम निकालेंगे। तो यहां तक एक बार देख लीजिए, लेट हमने कंसीडर किया है, टॉर्क शाफ्ट जो भी हमारी वैल्यूज है इनको हमने कंसीडर कर लिया। सबसे पहले हम शियर स्ट्रेन निकालेंगे, शियर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो भी चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा tan फाई तक आ जाएगा। फिर हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, dt डैश यानी कि निकालने, तो उसके लिए हमारा फाई की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद हम शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला ये भी होता है जब हमें मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी पता हो कि शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय में मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेस को हम एफ एस से लिखते हैं, ये हमारे पास है, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी को जी के साथ लिखते हैं, एफ एस इज इक्वल टू जी। फाई है तो फाई के अंदर ये जी थीटा का एल है, आर थीटा डिवाइड बाय एल है, इनको लिखा। तो यहां से हम एफ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एफ एस की वैल्यू हम निकाल देंगे, यानी कि जो हमारी शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस की हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी एफ एस आर जी थीटा डिवाइड बाय में एल, ये हमारे पास आ जाएगी एफ एस की वैल्यू। या फिर हम इसको बोल देंगे, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहां तक हम निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, तो नेक्स्ट हम पॉइंट में क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारी क्या थी शाफ्ट थी, इसको हम एक बार रफ कर देते हैं। ये तो यहां तक लिख लेते हैं कि लेंथ आपके पास थी, इसको रफ करते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, तो हम यहां तक निकाल चुके हैं, यानी कि शियर स्ट्रेस जो हमारी शियर स्ट्रेस है वो आ जाएगी आर जी थीटा डिवाइड बाय में एल। तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ एस कांस्टेंट, एफ एस हमारा हो जाएगा कांस्टेंट आर के, या फिर हम इसको जब ऐसे लिख सकते हैं एफ एस डिवाइड बाय में आर, एफ एस डिवाइड बाय में आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां तक तो हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारी फोर्स जो भी हम शियर स्ट्रेन निकालना चाहते हैं, शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, वो निकल चुकी है। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ रिंग, जो भी हमारा सर्कुलर सेक्शन है उसका जो एरिया है, यानी कि ये वाला रिंग का सेक्शन है, इसके एरिया को निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर फॉर्मूला रहेगा। लेकिन हमने बोला है जो हमारी एरिया ऑफ रिंग यानी कि जो सर्कुलर सेक्शन है उसकी जो आर रहेगी उसको हमने डिनोट किया है डी आर के साथ। वो हमारी क्या है डी आर, यानी कि जो हमारी रिंग का ये सेक्शन रहेगा इसको हमने लिख लिया, ये हमारे लिए क्या रहेगा डी आर रहेगा। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ रिंग निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर को डी आर के साथ। तो डी आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, डी आर को। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं डी आर की। तो हमारे पास जो ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर है, तो डी आर का स्क्वायर हो जाएगा, डी आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस एट रेडियस, अब हम बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेस एट रेडियस। तो शियर स्ट्रेस जब हम एट रेडियस यानी कि आर यहां पे निकालेंगे तो ये बनेगा 2 पाई आर, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 2 पाई आर, और मल्टीप्लाई में हमारा डी आर है। लेकिन अब हम निकाल रहे हैं शियर स्ट्रेस एट रेडियस, कि जो हमारा रेडियस का पॉइंट है उस रेडियस पॉइंट पे जब हम शियर की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एफ आर, ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड बाय में आर, मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर, मतलब मल्टीप्लाई में हम कर देंगे आर जो हमारा रेडियस है, रेडियस को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आर, एफ एस डिवाइड बाय में आर मल्टीप्लाई में आर, यही हमारा एफ एस डिवाइड बाय में आर मल्टीप्लाई आर है, क्योंकि हम रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से हम निकाल लेंगे टर्निंग मोमेंट, यहां से हम क्या करेंगे जो हमारी टर्निंग फोर्स है, टर्निंग फोर्स अबाउट सर्कुलर रिंग, टर्निंग फोर्स अबाउट
सर्कुलर रिंग, जो हमारी सर्कुलर रिंग है उसके रिंग के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, टर्निंग फोर्स निकालेंगे। तो टर्निंग फोर्स निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाई में एरिया, स्ट्रेस मल्टीप्लाई में एरिया। स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेस हमारे पास कितनी है 2 पाई आर, ये वाली हमारे पास क्या रह जाएगी, स्ट्रेस रहेगी, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, Fs डिवाइड बाय में R मल्टीप्लाई में R, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर वाले से, यानी कि 2 पाई R मल्टीप्लाई dr। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा Fs, यानी कि टर्निंग फोर्स आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई R, यहां तक पता लगा 2 पाई R, R का स्क्वायर हो जाएगा, dr का dr रहेगा, ये वाला Fs डिवाइड बाय में R रहेगा, यानी कि Fs डिवाइड बाय में R 2 पाई पाई R का ये और ये R दोनों स्क्वायर हो जाएंगे और dr हो जाएगा। यहां तक हमारी आ जाएगी Fs, यानी कि जो टर्निंग फोर्स हम निकाल रहे हैं अबाउट सर्कुलर सेक्शन, तो हमारी सर्कुलर सेक्शन तक जो फोर्स आएगी वो आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे फॉर्मूले की मेन, ठीक है, बस लास्ट में थोड़ा सा बचा है फॉर्मूला। तो किस तरह से डेरिवेट करेंगे, यहां तक हम निकाल चुके हैं टर्निंग फोर्स अबाउट रिंग की टर्निंग फोर्स। तो इसी तरह हमारा मूवमेंट ऑफ, जो हम टर्निंग मूवमेंट है वो निकाल लेंगे। टर्निंग मूवमेंट निकालने के बाद जो हमारे पास टोटल टर्निंग मूवमेंट आएगा, हम टोटल लिख लेते हैं, टोटल की बात करते हैं, टोटल टर्निंग मूवमेंट। तो टोटल टर्निंग मूवमेंट जब हम सब इनको डेरिवेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो जो हमारे पास टोटल टर्निंग मूवमेंट आएगा वो हमारा कितना रहेगा, वो हमारे पास आ जाएगा टोटल Fs इज इक्वल टू 16 dt डिवाइड बाय 16 dt डिवाइड बाय में पाई d3। तो ये हमारे पास आ जाएगा जब हम टोटल टर्निंग मूवमेंट करेंगे, टोटल टर्निंग मूवमेंट निकालेंगे हमारे टॉर्जन इक्वेशन के अंदर। हमारी जो इक्वेशन रहेगी, तो हमारे पास जो लास्ट पे टर्निंग हमारे पास आएगी, मूवमेंट आएगा, जो शियर स्ट्रेस आएगी वो रहेगी 16d डिवाइड बाय में पाई d3। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमने g थीटा डिवाइड बाय में l लिखा था, उस इक्वेशन के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जैसे हम इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या है 16d डिवाइड बाय में पाई d3, तो पाई d3 है, और साथ में क्या है पाई d3 है। इस जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, आपको पता होगा, Fs डिवाइड बाय में R g थीटा डिवाइड बाय में l। तो इस जगह पे हमने पुट करना है, तो Fs की जगह पे हमने 16d डिवाइड R कर दिया, डिवाइड बाय में R है हमारे पास, यहाँ पे क्या रहेगा g थीटा डिवाइड बाय में l हो जाएगा, g थीटा डिवाइड बाय में l हुआ। तो इनको हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू जो भी होगी उनको करेंगे। तो ये हमारे पास 16t मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाय में, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाय में कितना रहेगा पाई d3 डॉट में d, क्योंकि r की जगह हमने क्या लिख दिया d/2 कर दिया, इसलिए 2 ऊपर आ गया, ठीक है। और साथ में हमारा आ जाएगा g थीटा डिवाइड बाय में l, g थीटा डिवाइड बाय में l। तो हमारे पास ये बन जाएगा 32d यानी कि 32t, यहाँ पे बन जाएगा पाई d4, और ये हो जाएगा g थीटा l, g थीटा l हमारे पास हो जाएगा पाई बाय, ठीक है, 32, और ये हो जाएगा g थीटा डिवाइड बाय में l। और यहाँ से हम इसका फॉर्मूला निकाल देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज का, तो पाई d4 डिवाइड बाय में 32 इज इक्वल टू ip यानी कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ip किसका होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को t डिवाइड बाय में ip इज इक्वल टू g थीटा डिवाइड बाय में l। और जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनेगी, जो हमारा टॉर्जन इक्वेशन आएगी, वो रहेगी t डिवाइड बाय में ip इज इक्वल टू g थीटा डिवाइड बाय l Fs डिवाइड बाय में r, ठीक है। ये हमारी रहेगी टॉर्जन इक्वेशन, ये हमारी क्या रहेगी टॉर्जन इक्वेशन।